So in this video we will continue our discussion of the CBSE class 12th board exam paper of the subject maths of the year 2025. Yes, so इससे previous video में हमने section A discuss किया था. आज हम section B and C discuss करने वाले हैं. चलिए तो start करते हैं from the very first question of section B, question number 21, A part. It says a vector A makes equal angles with all the three axes. If the magnitude of the vector is 5 under root 3 units, then find A vector. तो यहाँ हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है एंड उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 5√3. सो हमें पता है कि अगर सपोज करो ये हमारे पास तीनों एक्सिस हैं एंड दिस इज ए वेक्टर, राइट. तो यहाँ पर कहा है कि ये तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है. सपोज वो एंगल अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है तो वाई के साथ भी अल्फा है एंड जेड के साथ भी अल्फा है. ठीक है, ये हम एंगल्स कहते हैं या फिर कह दो डायरेक्शन एंगल्स. अब हर वेक्टर के पास डायरेक्शन अगर एंगल्स होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं. सो अगर इसके डायरेक्शन एंगल्स इन्होंने इक्वल बताए हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे. सही है. एंड वी नो दैट if direction cosines are equal then direction ratios will also be equal. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज जो है वो डायरेक्शन कोसाइन से ही बनते हैं और वो इक्वल है तो डायरेक्शन रेशियो भी इक्वल होंगे. समझ आया कैसे एंगल से डायरेक्शन रेशियो तक हम इक्वल पे पहुंचे? इजी. अब मेन बात हमें पता है दैट हर वेक्टर का, सपोज v हमारे पास कोई वेक्टर है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. ठीक है, ये हमारे पास हमने कोई भी एक वेक्टर लेट कर लिया तो ये जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं ना i j एंड k के कोएफिशिएंट्स व्हिच आर नथिंग बट a b एंड c, ये क्या होते हैं? इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज अगर इक्वल हुआ है दैट मींस ये कोएफिशिएंट a b एंड c आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. ये चीज समझ आई? दैट मींस इस क्वेश्चन में हमें इक्वल एंगल से इन्होंने ये बताया है कि वेक्टर के तीनों कोएफिशिएंट्स क्या हैं? सेम है. तो चलिए लेट करते हैं अपना वेक्टर. लेट वेक्टर a बी के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप. समझ आया? तीनों के क्यों हुए? क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियोज इक्वल हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे टू सम कांस्टेंट, लेट अस अज्यूम इट टू बी k. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? k की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वी विल गेट द वेक्टर. ठीक है, अब k की वैल्यू कैसे मिलेगी? मैग्नीट्यूड से. सो हमें गिवन है a का मैग्नीट्यूड कितना है? 5√3. नाउ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट, राइट. तीनों कोएफिशिएंट्स का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं एंड इट इज इक्वल टू 5√3 which implies 3k square का अंडर रूट इज इक्वल टू 5√3. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? अंडर रूट 3k. अब क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर हटाया है सो इट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 3k विच इज इक्वल टू 5√3. अब यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 5. दैट मीन्स हमारे पास ये जो वेक्टर a है या तो ये हो सकता है 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप या फिर माइनस 5i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप. ठीक है, चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं. ये था हमारे पास ए पार्ट. इट सेज इफ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स p and q respectively, then find the position vector of a point R in QP produced such that QR is equal to 3/2 QP. तो हमें P and Q के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और R का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. कंडीशन क्या गिवन है? दैट QR is equal to 3/2 QP. तो यही कंडीशन को यूज करके हम अपना आंसर फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll find QR वेक्टर, then QP वेक्टर and we will substitute in this equation. चलिए तो निकालते हैं. यहाँ पर QR वेक्टर कितना होगा? We know QR वेक्टर will be equal to OR वेक्टर minus OQ वेक्टर, जहां पर OR and OQ क्या होते हैं? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स R and Q. अब हमें R का तो फाइंड करना है
तो हम अज्यूम कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं कि ओ आर कितना है, स्मॉल आर, जो कि हमें फाइंड करना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, आर वेक्टर, एंड क्यू का पोजीशन वेक्टर हमें कितना गिवन है, बी, तो ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है क्यू पी वेक्टर। तो क्यू पी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। अब पी कितना गिवन है, पी के लिए हमारे पास है अल्फा वेक्टर, सो अल्फा वेक्टर माइनस क्यू के लिए अभी देखा बी वेक्टर, बीटा वेक्टर। तो अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना गिवन है, QR, which is R vector minus beta vector. QR is equal to 3/2 QP vector. ठीक है, यहाँ पर आ गया 3/2 एंड QP is alpha vector minus beta vector. ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा अगर, तो यहाँ बन जाएगा 2R vector minus 2 beta vector equal to 3 alpha vector minus 3 beta vector. तो 2R vector कितना हो गया, 2R vector is equal to 3 alpha minus 3 beta plus 2 beta vector. So R vector is equal to 3 alpha vector minus beta vector upon 2. So this is the answer. ठीक है, आया सबको समझ में कैसे करना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रल 0 से π/4 अंडर रूट 1 प्लस sin 2x dx। चलिए, तो इसको देखते हैं। तो दिस वाज द इंटीग्रल गिवन टू अस। नाउ अब आप देखो, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे एंड वी विल सब्स्टिट्यूट 1 एज cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, x में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, नाउ अब हमारे पास sin 2x किस में ओपन होता है, वी नो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। अब आप सोच रहे होंगे हमने इतना लंबा क्यों ओपन किया, सो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये अगर हम यहाँ पर cos x को a मान लें और sin x को b मान लें, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म बन गई, दिख रही है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ये किसके इक्वल होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। सो दैट मीन्स अब हम इस पूरे की जगह ये लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये होल स्क्वायर में आ जाएगा एंड इसका पूरा क्या हो रहा है, अंडर रूट, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने ये वाली दो आइडेंटिटीज का यूज किया है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे dx भी आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से π/4 लिमिट एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर एंड देन dx। राइट, अब हम होल स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू cos x प्लस sin x dx। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x। ठीक है, एंड लिमिट इज 0 टू π/4। तो यहाँ पर sin π/4 माइनस cos π/4 माइनस sin 0 माइनस cos 0। ठीक है, sin π/4 कितना होता है, 1/√2 माइनस cos π/4 भी सेम होता है, तो ये तो अपना 0 हो गया, sin 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1। ठीक है, तो ये हो गया 0 माइनस -1, दैट इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट थी हमारे पास आइडेंटिटीज एंड रेस्ट इज इजी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इट सेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यूज निकालनी है फॉर विच द फंक्शन sin x माइनस ax प्लस b इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन r पे इंक्रीज किस किस वैल्यू ऑफ a के लिए करेगा। चलिए देखते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जब भी आता है तो उसका एक तरीका होता है, हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो f डैश x यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन है cos x माइनस a। ठीक है, नाउ इंक्रीजिंग कब होता है, जब हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग if f dash x is greater than 0, which implies cos x minus a is greater than 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि
cos x is greater than a या a is less than cos x. Now हमें क्या पता है? Now we know that cos x किसके बीच में लाई करता है? -1 and 1 के बीच में लाई करता है. अगर a हमारे पास यहाँ पर cos x से छोटा है, मतलब वो उसकी सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होगा, which is -1. So which implies यहाँ पर a है -1 से छोटा. That means a belong करता है -∞ से -1 तक. आया सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So next question says if a and b vector are two non-collinear vectors, then find the value of x such that alpha vector and beta vector are collinear. हमारे पास a and b दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स गिवन है, बट उनको और x को यूज करके हमने दो और वेक्टर्स बनाए हैं अल्फा एंड बीटा. ये कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास अगर कोलिनियर हैं तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. सी अगर दो वेक्टर्स हमारे पास कोलिनियर होते हैं, दैट मीन्स वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? अल्फा वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, मतलब या तो वो दोनों इक्वल होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. अब हम लिखेंगे कि दैट सिंस अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर कोलिनियर, which implies alpha vector is equal to lambda v vector. Now we will substitute the value. Alpha कितना है? x minus 2 a vector plus b vector. It is equal to lambda 3 plus 2x a vector minus 2b vector. ठीक है. Now अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर a वेक्टर का कोफिशिएंट है x minus 2, b वेक्टर का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स इट इज 1. ठीक है, यहाँ पर a वेक्टर का कोफिशिएंट है लैम्डा 3 plus 2x और b वेक्टर का कोफिशिएंट होगा -2 लैम्डा, क्योंकि लैम्डा भी कॉमन में. इसको हम ओपन कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? लैम्डा 3 plus 2x a वेक्टर -2 लैम्डा b वेक्टर. तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट ये है एंड b का ये है. तो दोनों तरफ के अगर हम कंपेयर कर दें कोफिशिएंट्स को, तो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलता है? वी गेट दैट x -2 यहाँ के a वेक्टर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के a वेक्टर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, एंड यहाँ पर b वेक्टर का 1 है एंड हियर वी हैव बीन गिवन -2 लैम्डा. समझ आया? सो यहाँ से अगर हम देखें 1 -1/2 कितना हो जाएगा? लैम्डा. यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमको मिल गई है, राइट? ये लैम्डा की वैल्यू अगर हम इस वाली इक्वेशन में रख दें तो कितना बनेगा? x -2 will be equal to -half 3 plus 2x. सॉल्व करते हैं. 2 इधर गया, 2x -4 is equal to -3 minus 2x, right? So it becomes 4x is equal to 1 and x is equal to 1/4. So x की वैल्यू अगर जब 1/4 होगी तो अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्या होंगे? कोलिनियर. इजी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. It says a part if x is equal to e raised to the power x by y, then prove that dy by dx is equals to x minus y x log x. चलिए देखते हैं. So ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट? अब x is equals to e raised to the power x by y. एक्सपोनेंशियल है, आंसर में log भी आ रहा है, तो हिंट यहाँ पर साफ साफ गिवन है कि फर्स्ट वी विल टेक log on both sides. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन 1 मान लेते हैं. टेकिंग log on both sides of equation 1 we get, हमें क्या मिलता है? इधर तो log x बन जाएगा, राइट? और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा? x by y. चलो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं. तो विच इम्प्लाइज y कितना हो जाएगा हमारे पास? x अपॉन log x. ठीक है, समझ आया? अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिला? यहाँ पर तो बन गया dy by dx एंड राइट हैंड साइड में हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल. ठीक है, सो वो क्या कहता है? डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब log x का होल स्क्वायर.
तो ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर, राइट। बट क्या यही हमारे पास आंसर गिवन है? नहीं। अब आप देखो यहाँ पर एक log x तो है डेनोमिनेटर में, ठीक है, बट न्यूमरेटर में नहीं है, तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर से log x को रिप्लेस कर देंगे। कैसे? देखो ये वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 2 log x क्या है हमारे पास, x अपॉन वाई, तो वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? देखो ये बन गया log x की जगह x अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है, और डेनोमिनेटर में log x की एक पावर गिवन है, एक नहीं, तो यहाँ पर हम इसको अभी लिख देते हैं log x, या एक सेकेंड रुको, पहले हम इसको यही लिखते हैं, बाद में रिप्लेस करेंगे। देखो इसको अभी पहले यही लिखो log x माइनस 1 अपॉन, ये लिख दो log x इंटू log x, ठीक है। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखो ये वाला जो log x है हमारे पास, इसकी जगह क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई, सो न्यूमरेटर में आ गया x बाई वाई माइनस 1। अब डेनोमिनेटर में हमें एक ही log x चाहिए, तो एक log x तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, जो एक log x बचे उसको वापस इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर देंगे x बाई वाई, ठीक है। थोड़ी सी ये सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म दी है, हमें dy बाई डी एक्स को उसी में लेके आना है, अगर वो नहीं दिया होता तो यहाँ तक आंसर हमारे पास सही है, ठीक है। चलिए, तो ये कितना बन गया अब, x माइनस वाई अपॉन वाई, एंड ये हो गया x log x अपॉन वाई, सो y से y कैंसिल, इट बिकम्स x माइनस वाई अपॉन x log x, और यहाँ पे क्या चल रहा था, dy बाई डी एक्स, हेंस प्रूव्ड हो गया। सबको समझ आया कैसे किया हमने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। इट सेज इफ fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और x प्लस 1, दो डिफरेंट रेंजेस दिए, -3 से -2 पे हमारे पास ये बिहेव करता है 2x माइनस 3, और -2 से 0 पे x प्लस 1, तो हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल -2। यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, LHD और RH निकालने एट x इक्वल टू -2 पे, ठीक है। अगर वो सेम आते हैं तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं, ये हो जाएगा सबसे। चलो देखते हैं इसको फिर भी कैसे करना है। हमें -2 पे क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, हमारे पास जो पॉइंट दिया होता है, यहाँ पे क्या पॉइंट दिया है, -2, तो -2 माइनस एच माइनस एफ माइनस 2 अपॉन -h, याद है सबको? अब क्या करना है, -2 माइनस एच का क्या मतलब हुआ, -2 से छोटा पॉइंट, -2 से छोटा इस रेंज में फॉल करेगा, तो उसके लिए फंक्शन बिहेव करेगा एज 2x माइनस 3, तो इस फंक्शन में x की जगह हम क्या रख देंगे, -2 माइनस एच, आ रहा है समझ में? तो इसकी जगह आएगा 2 इंटू -2 माइनस एच माइनस 3 माइनस एफ ऑफ -2, -2 पे क्या वैल्यू है, वो भी इसी रेंज पे आएगी, तो अब यहाँ पर क्या रख देंगे, सेम, बस x की जगह -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, -h, सो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -4 -2h -3, right, then minus of -7 upon -h, so it will be equal to limit h tends to 0 -4 -2h -3 plus 7 upon -h, so it is equal to limit h tends to 0 -4 -2h plus 4 upon -h, -4 से +4 cancel, -2h upon -h, h से h cancel एंड माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2, एंड इसका आंसर क्या आएगा 2। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन गया 2, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास, बस फंक्शन में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब की बार f -2 प्लस h आएगा -h की जगह, और नीचे -h की जगह +h बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी फंक्शन में हम लिखते हैं -h की जगह +h रिप्लेस हो जाता है। अब -2 प्लस h का मतलब है -2 के आगे वाला पॉइंट, तो अब की बार वो इस रेंज में फॉल करेगा, विच इज x प्लस 1, तो ये क्या हो गया -2 प्लस h प्लस 1 माइनस f ऑफ -2, बट -2 तो हमारे पास अभी भी इसी रेंज में है, तो इसमें हम यही वाला फंक्शन रखेंगे 2x माइनस 3, तो ये कितना हो गया
माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन h। तो कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस h प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन h। It is equal to limit h tends to 0 minus 2 plus h plus 1 plus 7 upon h. So it is equal to limit h tends to 0 h plus 6 upon h. समझ आया सबको कैसे किया? देन लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो कितनी बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 6 अपॉन h, राइट। एंड यहाँ पर जब h 0 पे जाएगा तो 6 अपॉन h इंफिनिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट आ रही है इंफिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, ठीक है। सो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पर नहीं है, एट x इक्वल -2, ठीक है। हमें चेक करनी थी तो वो नॉट डिफरेंशिएबल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26 ए पार्ट। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y + 3 माइनस xy dy by dx is equal to 0 given y1 equal -2। तो आपको ये तो देखते ही समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। कौन से मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 26 ए पार्ट, 2y + 3 माइनस xy dy by dx is equal to 0। इसको हम लिख सकते हैं 2y + 3 is equal to xy dy by dx। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन x, ये dx और x तो इधर आ गए और यहाँ पर y dy एज इट इज, और ये 2y + 3 डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर x एंड y में डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल dx अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन 2y + 3 dy, राइट। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, बाहर ले लेते हैं। अब ऊपर क्या करते हैं, 3 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, एक बार तो y + 3 अपॉन y + 3 हो गया, ठीक है। एंड एक बार क्या हो गया, -3 अपॉन y + 3 dy, राइट। ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो हाफ 1 का इंटीग्रेशन कितना बनेगा हमारे पास, y बनेगा, और माइनस हाफ, यहाँ पर 3 भी बाहर ले लेते हैं तो हाफ की जगह -3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन y + 3 dy, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास y/2 -3/2, ठीक है। और ये बन जाएगा log ऑफ y + 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या चलता आ रहा है, log x, तो विच इम्प्लाइज log x इज इक्वल टू y/2 -3/2 log y + 3 प्लस c, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक तरफ c भी आएगा। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। नाउ हमें क्या गिवन है, दैट y1 पर कौन सी वैल्यू आ रही है, -2, तो ये और सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट से। अब क्योंकि y1 कितना है, -2, तो log यहाँ x की जगह कितना है, 1, राइट। देन y/2 -3/2, y की वैल्यू 1 पे कितनी है, -2, देन -3/2 log y + 3, अगेन y की वैल्यू कितनी है, -2 + 3, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आया। log 1 कितना होता है, 0, और ये कितना हो गया, -1 -3/2 log 1 + c, तो 0 इज इक्वल टू -1, और log 1 फिर से 0, तो ये 0 + c, तो c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास कितना हो गया, c की जगह अब हम रख देंगे 1। सो यहाँ पर हो जाएगा log x इज इक्वल टू, सो विच इम्प्लाइज
log x is equal to y by 2 minus 3 by 2 log y plus 3 plus 1। आंसर आया सबको समझ में? कैसे किया हमने ये क्वेश्चन? चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। मैं इसमें आपको बस हिंट दे देती हूँ, बाकी आप सॉल्व अपने आप कर लेना, बहुत इजी है। देखो ये फॉर्म कौन सी बन रही है हमारे पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 plus x square dy by dx plus 2xy equal 4x square। अगर ये 1 plus x square से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, dy by dx plus 2xy upon 1 plus x square is equal to 4x square upon 1 plus x square। ठीक है, तो अगर मैं इसको p मान लूं, किसको भला, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को p मान लूं और ये q मान लूं, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस px इक्वल q। अब बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड करना है। ठीक है, समझ आया? यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p dx, राइट। एंड देन सोल्यूशन क्या होगा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा सो सोल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, यही होगा। चलो तो ये हो जाएगा आप सबसे। नेक्स्ट है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो ये भी मैं थोड़ा रफली आपको हिंट दे देती हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास मिनिमाइज करना है z को, गिवन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स आर दीज, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलो मिनिमाइज किसको करना है हमें, z इज इक्वल टू x माइनस 5y। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या क्या है, देखो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इनइक्वालिटी नहीं लिखते, पहले उनकी लाइन बनाने के लिए हम उसको इक्वल मान के चलते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल 0 है, दैट मीन्स x इक्वल y। एक कंस्ट्रेंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू, जैसे मैंने बोला अभी तक लाइन बनाने के लिए हम उसके इक्वालिटी का साइन लेते हैं, फिर बाद में ग्राफ पे हम उसकी इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग रीजन को शेड करते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसके लिए यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, पॉइंट से करेंगे इसको। देखो कैसे होगा, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। जब x हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -2। ठीक है, एक ही कर्व हो गया। एक हो गया हमारे पास कर्व x इक्वल 3, नेक्स्ट कर्व हो गया हमारे पास y इक्वल 4 एंड नेक्स्ट हो गया y इक्वल 0। तो इन सबको यहाँ पर रफली प्लॉट कर देते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले x इक्वल वाई। सो x इक्वल वाई मतलब जब 1 है तो 1, जब 2 है तो 2, 3 पे 3। सो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, राइट। ठीक है, समझ आया? ये लाइन क्या हो गई हमारे पास, y इक्वल x। नेक्स्ट है जब x 0 है तो y 1 है, और जब y 0 है तो x -2 है, ये वाली लाइन। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं, y इक्वल x के साथ कहां पर आएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो y इक्वल यहाँ पर क्या है, x। तो यहाँ पर जहां पर भी y है उसकी जगह x रख दो। तो -x प्लस 2x इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास ये इंटरसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जब x हमारे पास 2 है तो y भी 2 होगा। तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे। ठीक है, 2,2 इनका एक हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ आ रहा है कैसे बनाना है। नेक्स्ट हमें दिया है x इज इक्वल टू 3, वो ये वाली लाइन हो गई। और क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू 4, दैट इज दिस लाइन। और क्या गिवन है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, राइट। चलो अब देखते हैं, शेड करते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, रेड। शेड हमें क्या करना है, दैट x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन y। हमारे पास x जो है y से बड़ा होगा यहां पर। ठीक है, इतना समझ आया। अब है -x प्लस 2y ग्रेटर देन 2। इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये वाला रीजन। 2 से बड़ा तो यहीं पे आएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़ा, तो ये हो जाएगा शेडेड रीजन। देन है
y इज लेस देन 4, मतलब y की वैल्यू 4 से छोटी, तो ये आएगा, ठीक है। एंड देन y इज ग्रेटर देन 0, मतलब x एक्सिस से अबव, x एक्सिस से ऊपर। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, इनका कॉमन शेडेड रीजन, मतलब इन पांचों को यूज करके एक कॉमन एरिया जो आ रहा होगा, ठीक है, उसको मैं ब्लू से हाईलाइट करती हूँ या उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ येलो से। तो देखो आप, ये देखो, ये हमारे पास वन लाइन हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, और x ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। इस लाइन से ऊपर कह रहे हैं, राइट, इस लाइन के इधर कह रहे हैं, राइट, इस लाइन के अंडर कह रहे हैं, इस वाली लाइन के भी अंडर कह रहे हैं। तो ये वाला रीजन हमारे पास शेडेड नजर आ रहा है, जहां मैंने येलो मार्क किया है, तो हमारे पास शेडेड रीजन क्या बनेगा, ये वाला। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक पॉइंट और होना चाहिए, वो किस दो लाइन के इंटरसेक्शन से बनेगा, एक है y इक्वल्स टू 4 वाली लाइन, और एक है माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल 2। तो यहाँ पर हम y इक्वल टू 4 रख लेते हैं, तो 2y पे y को अगर हम 4 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, एक्स इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 एंड y 4, तो 6,4 पॉइंट होगा, ठीक है। ये कहीं यहाँ पर 6,4 पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और यहाँ तक ये पूरा हमारे पास शेडेड रीजन बन जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं बहुत रफली इसका स्केच बना रही हूँ, आप लोग वहां पे स्केल का प्रॉपर यूज करके करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, एक ये है, दूसरा, तीसरा, और ये वाला तो आ गया, तो ये तो 6,4 हो गया, एंड दिस पॉइंट इज ऑन y इक्वल टू x लाइन, और ये y 4 वाली लाइन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,4, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू 3 है, और ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू x वाला है, तो ये तो 3,3 हो गया। ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन के साथ जा रहा है, जहां पर x को हमने क्या रखा है, 3, तो वापस रख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पर x 3 है, तो 2y इक्वल टू, तो 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/2, तो ये हो जाएगा 3,5/2, ठीक है। सबको समझ आया, तो हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 3,5/2, 3,3, 4,4 एंड 6,4। अब हम इनको क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे एंड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है, राइट, हम यहाँ पर अब हम जस्ट सब्स्टिट्यूट कर करके देखते हैं। 3,3 पे z की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 15 मतलब माइनस 12, ठीक है। देन 3,5/2 पे कौन सी वैल्यू आएगी, z इज इक्वल टू 3 माइनस 5, 5/2, राइट। सो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 25/2, दैट इज 6 माइनस 25/2, मतलब कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 19/2, राइट। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास 4,4, तो z हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 4, मतलब 4 माइनस 20, मतलब माइनस का 16, एंड देन फोर्थ पॉइंट इज, यहाँ पर लिख देते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, 6,4, तो z हो जाएगा 6 माइनस 5 इंटू 4 विच इज 6 माइनस 20 विच इज माइनस 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 9.5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, सबसे छोटी वैल्यू, तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पर -16 हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये मिनिमाइज कौन से पॉइंट पे हो रहा है, 4,4 पे, राइट। सो मिनिमम वैल्यू is equal to -16 at 4,4, तो 4,4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 29 ए पार्ट, if y is equals to log root x plus 1 upon root x का स्क्वायर then show that, ये वैल्यू हमें शो करनी है। और इसका और पार्ट क्या कहता है कि if x under root 1 plus y under root 1 plus x is 0 then prove that। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं और पार्ट में, तो ये वाला ज्यादा इजी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, कंपैरेटिव टू फर्स्ट।
तो चलो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों फटाफट से करके बताती हूँ कैसे करना है। देखो ए पार्ट कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर। तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आएगा, ये तो बन जाएगा y1 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिंबल देंगे तो y1 y2 यूज किए हैं, तो हम वही यूज करके चलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन की हेल्प लेते हुए चलेंगे। dy/dx की जगह मैंने y1 डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर देखो log ऑफ एनी फंक्शन इज 1/x। log x क्या होता है हमारे पास 1/x, बट यहाँ x की जगह एक पूरा बड़ा फंक्शन दे रखा है और उसका भी स्क्वायर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम डबल चेन रूल लगाएंगे। पहले इस फंक्शन का जो स्क्वायर किया हुआ है, पहले स्क्वायर वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन अंदर वाली जो फंक्शन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। लॉग की वजह से हमारे पास फंक्शन चला जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। देन रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1। ठीक है, दैट इज x स्क्वायर का कितना होता है 2x। समझ आ रहा है कैसे करना है। चलो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2/√x प्लस 1/√x। अब एक बार और मल्टीप्लाई करना है हमें, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2√x प्लस 1/√x का कितना होगा -12 x की पावर -3/2, या लिख लो -12 अपॉन x की पावर 3/2। ठीक है, सब समझ आया। तो y1 कितना हो गया हमारे पास 2√x प्लस 1/√x अपॉन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इनटू 1/2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं यहाँ दोनों से तो 1/√x माइनस 1/x√x। ठीक है, x की पावर 3/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, x√x लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ पर एक पावर तो कैंसिल हो गई, राइट, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो y1 कितना हो गया हमारे पास 1/√x प्लस 1/√x इनटू, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा x√x, यहाँ पे बचेगा x-1। ठीक है, अगर हम इसमें भी एलसीएम ले लेते पहले वाले पार्ट में यहाँ पर, तो ये कितना बनता, √x हमने एलसीएम लिया, राइट, तो ये बन जाएगा हमारे पास x+1। तो ये √x से ये वाला √x कैंसिल, तो कितना बन गया हमारे पास x-1 अपॉन x+1। समझ आ रहा है कैसे किया। अब हम करते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक बार दोबारा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए y2। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास y2 और ये कितना हो जाएगा डेनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ठीक है, देन न्यूमरेटर एज इट इज डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। डेनोमिनेटर हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गिवन है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब आप कहोगे मैंने ये अलग अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x+1 का स्क्वायर यूज हो रहा है, तो हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को साथ में पढ़ते चलो, राइट। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो y2 कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास y1 की वैल्यू भी आ गई, y2 की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, आंसर क्या आना चाहिए 2, x प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर y1
तो कितना होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पूरी रख देंगे, तो y2 कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 की जगह वाली वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 1 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, x से एक पावर कैंसिल, कितना बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। सॉल्व करो, x सेम डेनोमिनेटर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2x अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका मैं बी पार्ट बताती हूँ क्या है। बी पार्ट में देखो हमारे पास क्या गिवन है, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों में अंडर रूट है एंड राइट हैंड साइड पे 0 है, तो ये टर्म हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायर रूट हटाने का क्या तरीका होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये कितना हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हम इधर ले आए और ये वाला टर्म इधर ले आते हैं विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। देखो अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो कितना बन जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स वाई कॉमन, तो कितना बनेगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस अगर मैं बाहर ले लूं तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर ये एज इट इज, अब देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो विच इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर हम y कॉमन लें तो x प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, हमने रिड्यूस कर दी अपनी इक्वेशन, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, तो ये तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल, सो डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कितना बना माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आया सबको समझ में कैसे करना है, तो ये कम लेंदी है और इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30A पार्ट। यहाँ पर हमारे पास एक डाई गिवन है विद द नंबर 1 to 6। ठीक है, और कहा है कि ये बायस्ड डाई है such that P2 is equal to 3 by 10 and the probability of other numbers is equal। मतलब 2 की probability हमें दी है 3 by 10 और बाकी सबकी सेम है, इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है the mean of the number of times number 2 appears on the dice if die is thrown twice। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो हमें मीन निकालना है, किसका मीन निकालना है, नंबर ऑफ टाइम्स नंबर 2 अपीयर्स ऑन द डाइस, कितनी बार जो है डाइस पे दोनों में से या तो दोनों पे आ सकती है या दोनों में से एक बार या दोनों में आई ना, तो ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास जो है डाइस पे 2 आ रहा है उसका मीन। अब देखो मीन तो हमारे पास कोर्स में था ही नहीं, सब्जेक्ट में था ही नहीं, तो ये आउट ऑफ कोर्स आ गया है, तो चॉइस ही नहीं है इसका मतलब, यहाँ पर हमारे पास इन्होंने चॉइस नहीं दिया, आपके पास बस एक ही क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने को,
जिसमें कि इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपसे चेक करने को कहा है। तो चलो दोनों क्वेश्चंस फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको मीन बता देती हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दैट P2 इज 3/10। ठीक है, कितना गिवन है, 3/10। और क्या है, बाकी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब बाकी क्या बचे, P1, P3, P4 एंड P5। 1 to 6 होती है ना सैंपल स्पेस, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 to 6 आता है। तो 2 पे तो हमारे पास कितना आया है, 3/10। बाकी सब पे हमारे पास कितना आया है, सेम। तो 1, 3, 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को मैं मान लेती हूँ क्या है, के। नाउ अब आप मुझे बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। वी नो टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। अब हमें पता है 2 आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 अपीयर ना हो, तो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P2 डैश, मतलब 2 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 1B, 3B, 4B, कुछ भी आ सकता है, बस 2 नहीं आया। तो क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3/10, जो कितना हो गया, 7/10। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं अपने पास केसेस, लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास x मान लेते हैं 2 अपीयर हो रहा है डाइस पर। ठीक है, 2 अपीयर्स ऑन डाइस। तो हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी है x की, या तो वो 0 हो सकता है कि एक बार भी 2 अपीयर नहीं हुआ, हमने एक बार डाई थ्रो करी 6 आ गया, एक बार 5 आ गया, तो एक बार भी 2 नहीं हुआ। या फिर क्या है, 1, मतलब एक बार आया, पहले 6 आया फिर 2 आ गया, या पहले 2 आया फिर 3 आ गया, मतलब एक बार 2 आया, एक बार कोई और नंबर आया। या फिर 2 मतलब दोनों ही बार 2 अपीयर हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना होगा, जब हमारे पास 0, दोनों ही डाइस पे हमारे पास 2 नहीं आया, तो P ऑफ 0 कितना हो जाएगा, ना तो फर्स्ट डाई पे आया और ना ही सेकेंड डाई पे आया, दोनों बार हम P2 डैश को यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डाई के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 डैश होगी, 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही सेकेंड पे 2 ना आने वाली प्रोबेबिलिटी हम यूज करेंगे। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 49/100। 1 पे क्या होगा, 1 के सेपरेट 2 केसेस बनेंगे। P1 में क्या होगा, एक बार हमारे पास 2 आया और एक बार 2 नहीं आया। देखो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 एंड 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी 7/10। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट डाइस पे 2 आया, सेकंड पे 2 नहीं आया, या फिर तो और पे हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। तो प्लस हमारे पास फर्स्ट डाई पे तो 2 नहीं आया बट सेकंड पे 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों केसेस को हम ऐड कर देंगे। तो P ऑफ 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, फिर बीच में प्लस, या फिर केस बना है, तो जब हमारे पास केसेस बन रहे होते हैं तो हमारे पास प्लस का साइन बनता है। समझ आया कैसे करना है। ठीक है, चलिए ये कितना बना, 21/100 प्लस 21/100, तो कितना बन गया, 42/100। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 42/100 एंड 2 P2 क्या होगा, जब x 2 है, मतलब फर्स्ट डाई पे भी हमारे पास 2 आया और सेकेंड डाई पर भी 2 आया, तो कितना हो गया, 9/100। अब हमें निकालना है मीन। मीन क्या होता है हमारे पास, सिग्मा एक्स आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स आई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो जब x हमारे पास 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 49/100, जब x हमारे पास 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 42/100, और जब x हमारे पास 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 9/100। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, 42 प्लस 18/100, तो 60/100, दैट मीन्स 0.6। मीन हमारे पास कितना हो गया, 0.6। सबको समझ आया। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से। सेकंड पार्ट कहता है 30B पार्ट, 2 डाइस आर थ्रोन, डिफाइंड आर द फॉलोइंग इवेंट्स A एंड B। ए हमें डिफाइन कर रखा है, बी भी हमें डिफाइन कर रखा है। आपको चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ए एंड बी के सैंपल स्पेसेस बना लेते हैं, इनको खोल के लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो ए हमें गिवन है ऑल दोज एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ए क्या क्या हो जाएगा कि ऐड करके हमारे पास 9 बने, बट हमारे पास यहाँ पर x एंड y हम ले कहाँ से सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 डाइस थ्रो करनी है, तो डाइस में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 6 तक ही नंबर पॉसिबल है। तो 1 से 6 तक ये x एंड y 1 या फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही 6 वैल्यूज ले सकते हैं और कोई नहीं। और इन 6 में से भी वो वाले x y हमारे पास a में बिलोंग करते हैं जिनको ऐड करके क्या बन रहा है 9। आया समझ में? तो देखो कैसे बनेगा, एक तो 4 एंड 5 का पेयर बन सकता है, तो 4 5 या फिर 5 4, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक बन जाएगा 3 और 6 का, 3 और 6 ऐड करो या 6 एंड 3 ऐड करो, दोनों से 9 बनेगा, ठीक है। 6 के साथ 3 या 3 के साथ 6। और देखो और क्या बन सकता है, 1 के साथ ऐड करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, 2 के साथ भी कुछ नहीं बनेगा, 3 4 5 6 यही बनेगा। तो हमारे पास ए यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बी क्या गिवन है, ऑल दोज एक्स वाई सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। बस यहाँ पर x जो है 3 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो 1, 1, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू 1, 6, तो 1 के सारे पेयर चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही 2 के सारे आ जाएंगे, 2, 2 से लेके 2, 6 तक। 3 वाला नहीं आएगा क्योंकि x को हम 3 नहीं रख सकते, y को हम 3 रख सकते हैं। देन 4, 1, 5, 1, 6, 1 से लेके 4, 6 तक, 5, 6 तक, 6, 6 तक सारे नंबर्स हमारे पास इसमें आएंगे, ठीक है। तो अगर आप इनको काउंट करो तो कितने बनेंगे, आप देखो 1 के लिए कितने हैं हमारे पास 6, देन 2 के लिए भी 6, 3 हमारे पास है नहीं, 4 के लिए भी 6, 5 के लिए भी 6, 6 के लिए भी 6, 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 30 मेंबर्स हैं हमारे पास बी में। समझ आया कैसे हमने निकाला, ठीक है। तो एन ए एंड एन बी भी लिख लेते हैं हाथ की हाथ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास है 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास हो गए 30। तो अब हमें चेक करना है इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो चेक करते हैं, चलिए। इंडिपेंडेंट के लिए हमें पता होता है क्या क्राइटेरिया है, दैट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA डॉट PB है या नहीं। हमें चेक करना है कि PA इंटरसेक्शन B PA डॉट PB के इक्वल है तो वो इंडिपेंडेंट है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, PA इंटरसेक्शन B निकालते हैं कितना आ रहा है। तो PA इंटरसेक्शन B निकालने से पहले हमें A इंटरसेक्शन B भी निकालना पड़ेगा। तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे कितना हुआ, देखो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। 3, 6 तो यहाँ पर है नहीं, बाकी तीनों हैं, 4, 5, 5, 4 है इसमें, ठीक है, और 6 वाली रो है, बस 3 वाली रो नहीं है। तो इसके अलावा बाकी तीनों हैं, तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर 4, 5, 5, 4 एंड 6, 3। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारे पास 3, राइट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी आएगा जो कि क्या है 3, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने 2 डाइस को थ्रो किया है, 2 डाइस आर थ्रोन। जब 2 डाइस थ्रो होती है तो उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 विच इज इक्वल टू 1/12। समझ आया? चलिए अब निकालते हैं पी ए कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/36, 4/36 विच इज इक्वल्स टू 1/9। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 30, तो ये हो जाएगा 30/36। तो चलो चेक करते हैं क्या PA डॉट PB हमारे पास 1/12 आ रहा है या नहीं। अगर 1/12 आता है तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं। तो 1/9 इंटू 30/36, ठीक है, 3 10 3 12, तो ये तो नहीं आया, ये बन गया 5/54, ठीक है। Here PA intersection B is not equal to PA dot PB, वो हमें कैसे पता चला, from 1 and 2, so
A and B are not independent, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आप एक चीज और देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते हैं? दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब उनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। मतलब जब A इंटरसेक्शन B कितना हो, फाई हो, एम्प्टी हो, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। बट यहाँ पर A इंटरसेक्शन B अगर हम देखें तो उसमें तो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ तो A इंटरसेक्शन B फाई है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑल्सो here A intersection B is not equal to phi। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। तो फ्रॉम स्टार which implies A and B are not mutually exclusive। तो ना तो वो इंडिपेंडेंट है और ना ही वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। समझ आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड इंटीग्रल 1/x x plus a x minus a। तो चलो इसको भी फटाफट से देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखो ये हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे स्क्वायर रूट हटाने की। और अब देखो यहाँ x plus a upon x minus a गिवन है। देख के हमें पता लग रहा है कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनलाइजेशन की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/x अंडर रूट x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। अब x माइनस ए का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है x प्लस ए। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में x प्लस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/x अंडर रूट x प्लस ए का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x माइनस ए। x प्लस ए की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/x x प्लस ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब हम इनको सेपरेट कर देंगे, प्लस है तो दो तरीके से खोल देंगे। एक बन जाएगा 1/x इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और एक बन जाएगा a अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो देखो यहाँ पे x से x कैंसिल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे हम a बाहर ले लेते हैं, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2, राइट। और ये मान लेते हैं क्या है, I। तो हमारे पास I किसके बराबर हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास। अब I2 को हम सॉल्व करते हैं अलग से, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, x की जगह रख सकते हैं a cos थीटा। तो dx कितना हो जाएगा, a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो कितना हो जाएगा, a माइनस a साइन थीटा डी थीटा एंड अंडर रूट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये कितना बनेगा, माइनस a साइन थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर दोनों से हमने a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो जब a स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो a बचेगा एंड देन दिस a से ये a कैंसिल। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज नथिंग बट साइन थीटा। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, क्या बन गया, साइन थीटा। नाउ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस सेक थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नाउ अब हमारे पास आंसर तो हमें देना है x में, क्योंकि x और a टर्म्स यूज हुए, तो थीटा की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x इक्वल टू a कॉस थीटा है, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा कितना हो गया, x बाय a। यहाँ से निकालेंगे हम, देखो कॉस थीटा अगर x बाय a है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, a बाय x। तो टेन थीटा कितना होगा,
टेन थीटा निकालने के लिए हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, मतलब अब सेक थीटा की वैल्यू क्या थी? a बाई एक्स, तो a स्क्वायर माइनस एक्स, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्या बना हमारे पास? टेन थीटा। ठीक है, अब हम बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे i2 में, तो i2 कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस लॉग, अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी थी? a बाय एक्स, तो a बाय एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, टेन थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास i2। सो i कितना हो जाएगा? i1 प्लस i2। i1 कितना था हमारे पास? लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और i2 कितना आया? माइनस लॉग a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस सी। हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लॉग a अपॉन बी इज इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग b का फॉर्मूला लगा के, बट अगर आप यहाँ पर भी छोड़ो तो भी सही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी एंड सेक्शन ई डिस्कस करने वाले हैं। मैं फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन दूंगी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको वो भी देखना है तो उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। एंड अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।